मैं अभी अभी उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करने के बाद वापस लौट आया हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे उत्तर पूर्वी इलाके में सभी राज्यों में एक मजबूत तरीके से अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में। असम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में जहां विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, मिजोरम में और त्रिपुरा में, सभी राज्यों में इसकी जानकारी बाहर ज़्यादा नहीं छपती है, पर मैं अपने ही अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा प्रचार सभी जगहों में सही ढंग से चल रहा है। कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रयास की जा रही है कि हमारे प्रचार को उसके सामने कुछ बाधाएं लगाने के लिए, खास तौर से असम में असम के मुख्यमंत्री और असम के 7 मंत्री सिर्फ एक ही सीट पर वो ध्यान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जोरहाट में बैठे हुए हैं क्योंकि वो घबराए गए हैं कि जोरहाट के हमारे उम्मीदवार गौरव गोगोई जी ज़रूर इस सीट को जीतने वाले हैं। तो सारे राज्यों में मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि हमारे किसी भी राज्य में हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा में तो हमें बहुमत नहीं मिली, ये बात मैं स्वीकारता हूं, पर लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर पूर्वी राज्यों में ये है कि हमारे अनेकताओं को कौन सुरक्षित रखेगा। खास तौर से संविधान को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को विशेष प्रावधान किए गए हैं, 371 बी असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 371 सी मणिपुर से संबंधित है, 371 एफ सिक्किम से संबंधित है, 371 जी मिजोरम से जुड़ा हुआ है और 371 एच अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और लोगों के मन में ये चिंता ज़रूर है और सर्वोपरि है कि जो सरकार 370 को हटाई है वो 371 को भी हटा सकती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अनेकताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, इस पर जो खतरा है और जो बीजेपी अपने बल पर ही नहीं पर अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे प्रांतीय पार्टियों के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, लोग को समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही विकल्प है बीजेपी को हटाने के लिए, वो है कांग्रेस। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 5-6 दिन के बाद कि उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़मीनी स्तर पर सभी राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में एक अंडर करंट है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पहला चरण हमारा अभियान, जो प्रचार अभियान था, मेरे विकास का 2 हिसाब पर आधारित था। उसके बाद हमारा पॉजिटिव प्रोग्राम शुरू हुआ, कैंपेन शुरू हुआ, हाथ बदलेगा हालात। और ये प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, टेलीविज़न में चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने 5 तारीख को ही हमारा न्याय पत्र जारी किया था
जो न्याय पत्र है, और जो गारंटी हमने दी है 5 न्याय को लेकर, 25 गारंटी, उसका जिक्र तो बीजेपी के जुमला पत्र में तो बिल्कुल है ही नहीं। किसानों के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, श्रमिकों के मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उसके पर कोई बात नहीं, हिस्सेदारी मुद्दे पर कोई बात नहीं होता। आज हम हमारे प्रचार को जारी रखते हुए एक गीत की तैयार की है, और ये गीत हम आज रिलीज कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में हमारे पब्लिक रैली में, मीडिया में इसका प्रचार होगा, और आप देखेंगे और सुनेंगे कि इसके माध्यम से हम हमारे 5 न्याय 25 गारंटी का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैं भी कह दूं, 3 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की थी। 8 करोड़ परिवारों तक ये घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। मिसाल के तौर से मैं अभी असम से आया हूं, और असम में 22 लाख परिवारों तक ये गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जहां चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, उन राज्यों में करीब 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और 19 तारीख के चुनाव को लेकर जहां जिन सीटों में चुनाव हो रहे हैं, वहां जो लक्ष्य रखा गया था उसका अब तक कल तक 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। और हमें पूरा विश्वास है कि कल रात तक जिन सीटों में चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, वहां 100% डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो जाएगा। मैं अभी सुप्रिया से जिक्र करूंगा कि आज का जो कैंपेन सॉन्ग है, एंथम सॉन्ग है, उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दें। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों। और जैसा कि सर ने कहा कि हमारी जो कैंपेन है, अगर आप देख रहे हैं, हमारी एक पॉजिटिव कैंपेन है। हमारी जो गारंटी है, हमारे जो वचन है, वो न्याय के उन 5 स्तंभों पर खड़े हैं जिसका वादा राहुल गांधी जी ने किया है, जिसका वादा कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है, जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और वो न्याय के स्तंभ जो है, वो लोगों की आवाज सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी आकांक्षाओं, उनकी आशाओं, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफ पर है। और हम युवा न्याय की बात करते हैं, जहां पर 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, 1 लाख सालाना स्टाइपेंड की बात करते हैं, पेपर लीक पर कड़े नियम कानून की बात करते हैं, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी जो जिस तरह से नौकरी मिलती थी उसकी बहाली की बात करते हैं। नारी न्याय में हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देश की लड़कियों के लिए करेंगे। देश की गरीब महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना जाएगा। किसान न्याय में हम हर उस बात की बात कर रहे हैं जिस पर मोदी जी ने किसानों को ठगा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की का हमारा वचन है। हमारा वचन है कि जीएसटी मुक्त खेती होनी चाहिए इस देश में। हमारा वचन है कि कर्जा माफी हम किसानों की करेंगे, क्योंकि हम कॉर्पोरेट लोन माफी से बचाकर किसानों की कर्जा माफी करना चाहते हैं। श्रमिकों के लिए मनरेगा, जिसका मूलभूत आधार कांग्रेस ने रखा था, मनरेगा के मजदूरों की दैनिक आय 400 रुपए करने के अलावा गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। और साथ ही साथ हम 25 लाख की एक हेल्थ स्कीम की बात करते हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाएगी, और ऐसी स्कीम हमने राजस्थान में चलाकर दिखाई है। हम हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, और न्याय के इन्हीं 5 स्तंभों को मिलाकर इस देश की आवाज, इस देश की जो गूंज है, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा ने कहीं ना कहीं इस देश की अपेक्षाओं को बटोरा है, समेटा है। वही हमारा कैंपेन भी है कि हाथ हालात बदलेगा, और उसकी एक छोटी सी झलक आज एक कैंपेन सॉन्ग है जो बनके तैयार है। मैं विनती करूंगी कि ये लाइट अगर ऑफ कर दी जाए और वो सॉन्ग प्ले हो।
की जो बात करे, देश की जरूरत है, हक की जो बात करे, देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगाकर हम नौकरियां पक्की करेंगे। किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं। कल भरोसा अंदाज बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा। सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर प्रगति की रफ्तार बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। जज्बात की ये बात नहीं, बात हिस्सेदारी की। हो जात की ये बात नहीं, बात भागीदारी की। हर पिछड़े हुए का ये हाथ पकड़ लेगा, हर पिछड़े के साथ चलेगा। हर बात जो खिलाफ है वो बात बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। मंत्री जी बार बार तमिलनाडु जाते हैं, बार बार केरल जाते हैं, पर उनको हिम्मत नहीं है मणिपुर जाने की। आज भी गृह मंत्री गए हैं मणिपुर, पर प्रधानमंत्री 1 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हुई है, मणिपुर के राजनीतिक दलों से कोई बैठक नहीं हुई है, और सिर्फ 3 मिनट के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई थी लोकसभा में, सिर्फ 3 मिनट के लिए 123 मिनट का भाषण था और सिर्फ 3 मिनट के लिए उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। और जब मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में था, लोग कह रहे थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री आए, पर कोई संकेत तो नहीं है कि प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। केरल गए हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, सभी राज्यों में का दौरा करते हैं, पर मणिपुर जाने की उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई है। असम में भी गए हैं, मिजोरम में नहीं गए हैं वो, क्योंकि मिजोरम में जाते तो सवाल उठता आप मिजोरम में गए हैं पर मणिपुर को क्यों नहीं आप आए हैं। और मणिपुर जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो लगता है कि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाएंगे। तो 1 साल हो गया है भारत का एक राज्य में प्रधानमंत्री ये उचित नहीं समझा। यहाँ 1 साल से हिंसा दिखाई दे रही है समाज में, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, समुदायों के बीच में भय द्वेष का एक वातावरण फैला हुआ है। और कल भी गृह मंत्री के जाने के पहले कल ही 2 लोगों की मौत हुई है। और मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 1 साल से प्रधानमंत्री ने मणिपुर का इतना भरपूर तरीके से उन्होंने नज़रअंदाज किया है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम जवाब दे सकते हैं। Yeah, sure. On this song, overall, why don't you speak about Manipur?
Well, I've just come back after a very extensive campaign travel across the Northeast, and I can tell you with fair degree of confidence that there is a strong undercurrent of support and sympathy for the Congress party, because the issue in the Lok Sabha election is quite different from the issue in the Vidhan Sabha election. The issue in the Lok Sabha election is the preservation of the special provisions for the Northeast in our constitution, 371A for Nagaland, 371B for Assam, 371C for Manipur, 371F for Sikkim, 371G for Mizoram, and 371H for Arunachal Pradesh. There is fear that a government that can bulldoze the abolition of Article 370 can very well bulldoze the abolition of Article 371 and its special provisions. So the most important issue in the Northeast is the preservation of the diversity, religious diversity, linguistic diversity, food diversity, very, very important issue in the Northeast in the last few days is food, the freedom to eat what you want to eat. This is extraordinary. There are people in India today who are afraid of what to eat. So the freedom to eat, the freedom to dress, the freedom to profess one's faith, basic freedoms are at stake, and that is the real issue in the Northeast. And I think I came back, I've had a long association with the Northeast. Of course, we lost the Vidhan Sabha elections. The BJP has a strategy in the Northeast. The BJP has no presence in the Northeast except in Assam, but they are using regional parties to spread its presence. But this is not going to work in the Lok Sabha election, and even in the Assam election. The fact that the Chief Minister of Assam and 7 of his ministers are sitting in one constituency of Jorhat to ensure that our candidate, whose victory is certain, Gaurav Gogoi's victory is certain, that doing all that they can to ensure that Mr. Gaurav Gogoi doesn't win. But I think the people have made up their minds that Gaurav Gogoi, who is the most powerful and most vocal voice of the Northeast in Parliament, should be given the opportunity to represent Jorhat in Parliament this time. So in the Northeast, there is a strong undercurrent of support because of the fear that the diversity of the Northeast is going to be destroyed and the BJP will impose uniformity. And our message in the Northeast is the BJP wants uniformity, the Congress wants to strengthen unity in diversity. That's the simple one-line message that I sought to convey in the Northeast. In addition, we have launched our campaign. We've had Mere Vikas Ka Do Hisab campaign, where we called into account the last 10 years, the Anyay Kal of the last 10 years. Then we moved on to Haath Badlega Halat campaign, which is right now going on in the print, electronic and digital media, which is based on our 5 Nyais, Nari Nyay, Yuva Nyay, Shramik Nyay, Kisan Nyay and Hissedari Nyay. And in addition, we have, through our party organization, taken on the responsibility of distributing 8 crore guarantee cards. And I'm glad to say that as of yesterday, over 80% of these cards for the seats in which elections are going to be held on the 19th, for example, Jorhat, have already been distributed. So our campaign is in full swing. Our Nyay Patra has rattled the BJP. It forced the Prime Minister to use language unbecoming of a Prime Minister, and use our Nyay Patra as an opportunity of injecting even more communal atmosphere into the campaign. The BJP's Modifesto, 76 pages, 53 photographs, and 69 references to one individual,
is silent on unemployment, silent on inflation, silent on issues of farmers, silent on issues of workers, makes no commitments whatsoever except to say from time to time. So, I mean, it has fallen flat. And I think, as of now, the momentum is with the Congress and the India group. We are fighting unitedly. Just today, we have announced that we are supporting the All India Forward Bloc candidate in the seat of Khajuraho, which we had vacated in favor of the Samajwadi Party. But the state government used all its powers to ensure that the nomination of the Samajwadi candidate was rejected, but we have the nomination of the All India Forward Bloc. So we are moving full steam ahead, and on the 17th, that is the day after tomorrow at 9:20 in Ghaziabad, Mr. Rahul Gandhi and Mr. Akhilesh Yadav, the Samajwadi leader, will be addressing a joint press conference. कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस? 17 तारीख को गाजियाबाद में राहुल जी और अखिलेश यादव जी प्रेस को संबोधित करेंगे। 9:20 को। 9:20। आप सब निमंत्रित हैं। सुप्रिया आपको जानकारी देंगे। आप ये एक जॉइंट प्रेस वार्ता है जो राहुल जी और अखिलेश जी गाजियाबाद में 17 तारीख को करेंगे। सुबह थोड़ी जल्दी है, 9:20 पर यह प्रेस वार्ता होगी। इसकी लोकेशन आपके साथ साझा कर दी जाएगी। आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप अपनी उपस्थिति वहां पर जरूर दर्ज कराइए। So, yesterday the Prime Minister made a pitch for electing a strong and stable government to the people. So, how do you look at this statement? He said that in an uncertain world, it's important to elect a strong and stable government. What's your response to him? This election is for electing a strong and stable government, not for re-electing a demagogue. Strong and stable governments come from policies and programs that address the concerns of the people. A Prime Minister who has nothing to say on farmers' issues, nothing to say on issues of unemployment and inflation, a Prime Minister who will refuse to talk about issues relating to workers, who refuses to talk on issues of social justice, social empowerment, is making a pitch for a strong government, a capable government, his words. But the question is, strong and capable for what? That's the real question. And I think from our Nyay Patra and from the BJP's Modifesto, it's very clear who has the agenda for addressing the concerns of the people. So we are going to the people. Our campaign is based on an agenda that addresses the concerns of women, youth, farmers, workers, the disadvantaged and deprived sections of our society, and that's a positive agenda. And we are confident that we will get a clear, convincing, and absolutely beyond doubt a majority. These words were also used, I recall, in 2004, and the people saw through that game. I think people have seen through this game. These are all signs of a desperate and a nervous Prime Minister. प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, भौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, इसलिए बार बार वो ध्यान हटाना चाहते हैं। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो विषय हम उठा रहे हैं, उस पर तो कोई चर्चा नहीं करना चाहते। आपने देखा है हमारे मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने मुस्लिम लीग की बात की। मुस्लिम लीग और हमारे न्याय पत्र के बीच में क्या ताल्लुकात है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। पर यह ध्रुवीकरण का एजेंडा है उनका। चुनाव के वक्त हर एक मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देखते हैं। आपने देखा है खाने के बारे में, डाइट के बारे में भी उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री को कम्युनल
एजेंडा के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। तो ये अभी स्ट्रांग और केपेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। स्ट्रांग और केपेबल गवर्नमेंट ने क्या किसानों को एमएसपी का लीगल गारंटी दिया? जो वादा आपने किया था किसान संगठनों को, जब आपने काले कानून वापस लिए, आपने किसान संगठनों को तो वादा किया था। स्ट्रांग और केपेबल गवर्नमेंट के कार्यकाल में 45 सालों में जितना बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी का दर है, स्ट्रांग और केपेबल गवर्नमेंट के कार्यकाल में ही हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री बार बार भाषा बदलते रहते हैं क्योंकि वो भोखलाए हुए हैं और परेशानी में हैं। संकल्प पत्र और न्याय पत्र की तुलना करते हुए बताया, उसमें एक सवाल ये है कि एक तरफ आप जो कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, जो एक ट्रेडिशनल तरीका माना जाता है आमतौर पर लोगों को राहत देने का। दूसरी तरफ संकल्प पत्र में बात की जाती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, निवेश से नौकरी की। तो थोड़ा सा वो आमतौर पर कई लोग कहते हैं कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? ये हमारे न्याय पत्र में भी है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने न्याय पत्र में साफ कहा है, मैंने भी साफ कहा है कि आर्थिक विकास के लिए निजी निवेश बहुत ज़रूरी है। और पिछले 10 सालों में अगर आप निजी निवेश का दर देखें, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में निजी निवेश 32% जीडीपी का हुआ करता था, और नरेंद्र मोदी स्ट्रांग और केपेबल, उन्हीं के भाषा में लीडर के कार्यकाल में निजी निवेश 28% जीडीपी का हुआ है। तो निजी निवेश जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे न्याय पत्र में भी हमने इसका बहुत लंबे तरीके से जिक्र किया है किस तरीके से हम निजी निवेश लाएंगे। पर एक बात मैं कह दूं कि डराकर, धमकी देकर, वसूली से, हफ्ता वसूली से निजी निवेश नहीं आएगा। पिछले 10 साल में जिस ढंग से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, विपक्ष के नेता को अलग रखिए, उद्योगपतियों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, वो निजी निवेश को प्रोत्साहन नहीं करेगा। और एफडीआई भी घट रहा है। और मोदी सरकार एफडीआई बात करती है, असली बात तो ये है मोदी सरकार के लिए एफडीआई फियर, डिसेप्शन और इंटिमिडेशन, वही है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। एफडीआई माने फियर, डिसेप्शन और इंटिमिडेशन। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। आपका बिजनेस जर्नलिज्म का बैकग्राउंड रहा है, ये भी एक भ्रांति है। आपका भी है। मैं वही सर, मेरे साथ काम किया इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बिजनेस जर्नलिज्म वाले कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट के लिए होगा वो प्रोग्रेसिव है, जो किसान के लिए होगा वो फिस्कली इम्प्रूडेंट है। ये जो पिंक अखबारों की सुर्खियां, इनके आगे एक हिंदुस्तान है, उसमें किसानों की, श्रमिकों की बड़ी समस्याएं हैं। 4.5 लाख करोड़ आप कॉर्पोरेट लोन माफ कर देते हैं, किसान की माफी पर आप नाक मुंह भूस सिकोड़ने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने कही निवेश की। निवेश, जो लोग चरणवंदन के गीत गाते हैं वो निवेश नहीं कर रहे हैं देश में, जैसा कि सर ने बताया। एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मोदी जी की नाक के नीचे गिरा है। तो असलियत यह है कि जो 10 में से 10 अंक मोदी जी के बजट को हर साल दर साल देते आए हैं, जब पैसा लगाने की बारी आती है तो वो भी कन्विंस नहीं है कि इनकी पॉलिसीज के चलते पैसा लग सकता है। तो अगर किसानों की बात करना प्रोग्रेसिव है, तब कॉर्पोरेट की बात करना भी प्रोग्रेसिव है। एक ठीक है, एक गलत है। कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा इस देश में। जो हमारे प्रधानमंत्री के गुणगान गाते हैं, करोड़ों हमारे देश में बनाते हैं, पर नागरिक बनते हैं सिंगापुर के, दुबई के, बरमूडा के, बहामास के, लंदन के। वो यहाँ के नागरिक नहीं रहते हैं। सर ये 2 सवाल थे। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कर्नाटका में कि कर्नाटक में कुछ विकास नहीं हो रहा है और सारा जो काला धन है वो भेजा जा रहा है कांग्रेस की कैंपेन के लिए, उस पर। और कन्हैया कुमार को टिकट 29 से मिला है दिल्ली से। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस ने 40 दिन के भ्रमण के लिए भेज दिया है। मनोज तिवारी जी, जहां तक मेरी
जानकारी है, लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा के सांसद होने के नाते उनकी कुछ गरिमा, कुछ मर्यादा के शब्द होने चाहिए, लेकिन बीजेपी में जब आके ही मर्यादा गरिमा नहीं दिखा रहे तो ये लोग कैसे दिखाएंगे। लेकिन मनोज तिवारी के ही लोकसभा के एक कुलीग हैं जो लद्दाख से भाजपा के सांसद हैं, जामयांग सेरिंग नामग्याल। उनकी पत्नी जेएनयू की पढ़ी हुई है, उनका नाम डॉक्टर सोनम वांगचुक है। उनका कहना है कि जिस तरह के आरोप कन्हैया कुमार पर दुष्प्रचार किया गया, आरोप लगाए गए, एक मोटिवेटेड कैंपेन चलाया गया, और जो ये छुटभैये नेता और दोरूपल्ली के ट्रोल उनके खिलाफ बोलते हैं, ऐसा उन्होंने कभी कहा ही नहीं था। और ये आपके ग्रुप के ग्रुप एडिटर के एक साक्षात्कार में आपके ग्रुप एडिटर को उन्होंने इंटरव्यू में बोला। मैं चाहती हूं कि आप ये बाइट दोबारा चलाइए, दुनिया देखे तो कि लद्दाख के जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी पत्नी स्पष्ट तौर से कह रही हैं ऐसा कन्हैया कुमार ने कभी नहीं बोला, वो वहां पर मौजूद थी। मैं चाहती हूं कि आपका मीडिया हाउस उस बाइट को बार बार प्ले करे, किसी ने सच बोला उस सच को दिखाया जाए। बीजेपी क्यों डरती है? क्योंकि जो जो बीजेपी की कलई खोलता है, जो जो उनके झूठ का पर्दाफाश करता है, जो जो नरेंद्र मोदी जी से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत करता है, उसको ये कुछ भी कह देंगे। मणिपुर 1 साल से नहीं मोदी जी जा पा रहे हैं, पूरा लद्दाख सड़कों पर है, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे। देश को विभाजित करने का काम आप कर रहे हैं और आप दूसरों पर आरोप लगाइएगा। असलियत यह है कि आपके कर्नाटका के नेता संजय पाटिल ने जो अभद्र टिप्पणी हमारी महिला मंत्री के लिए की है, सबसे पहले मोदी जी को कान पकड़ के उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद कर्नाटका की चीजों पर बोलेंगे। कर्नाटका में जो गारंटी हमने अपने चुनाव प्रचार के दौरान दी थी वो सारी पूरी की है। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी, आपका बहुत अच्छा सवाल था, भ्रांतियां दूर करेगा यह सवाल, अपने चैनल पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उस साक्षात्कार का वो हिस्सा जरूर चलाइए। In Parliament, a question was asked about the Tukde gang. In those very words, in Parliament, the BJP government and the Home Minister on record has said, ऐसा कोई गैंग नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है। तो या तो वो सदन में झूठ बोलते हैं या जैसे उनकी आदत है चुनावी सभाओं में झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकारें चलाई। अरे कुछ काम किया होता तो उसको दिखाकर उसके नाम पर वोट मांगते। पिछला कोई काम है नहीं दिखाने का, आगे की कोई योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, तो जो मन में आ रहा है बोले जाओ। कभी किसी के आहार पर, कभी बाड़मेर के कश्मीर को जम्मू कश्मीर का बता दो, कभी सहारनपुर की लकड़ी को लड़की बोल जाओ। यह प्रधानमंत्री के काम है। प्रधानमंत्री को शोभा देता है ऐसी बातें करना। 2 बारी, 1 बार नहीं। लकड़ी लड़की 2 बारी। हाँ जी जयराम सर, 2 चॉपर चेक किए गए हैं। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को भी केरल में चेक किया गया है और इधर अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर को भी चेक किया गया है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि इस तरह की सख्ती हम करेंगे क्योंकि हमें डाउट है कि इन हेलीकॉप्टर्स में कुछ ऐसे सामान लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर भी चेक कीजिएगा, गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को भी चेक कीजिएगा। ठीक है, मंजूर है। परसों दिन मेरे गाड़ी का भी चेक किया गया, मेरे शेविंग क्रीम को निकाला गया, टूथपेस्ट को निकाला गया, सारे मेरे सूटकेस को निकाला गया। मैं चुप रहा, मैंने कहा जो कुछ करना है करो, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री चेकिंग करो, चॉपर, प्रधानमंत्री के चॉपर को चेक करो, गृह मंत्री के चॉपर को चेक करो, सभी चॉपर को चेक करो, लेवल प्लेइंग फील्ड करो। और जाते जाते जो हमारी मांग है वीवीपैट की, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट तो दे दो 10-15 मिनट के लिए। आप एक निष्पक्ष संस्था हो, संवैधानिक संस्था हो, अपना अधिकार समझो और बराबर तरीके से सभी पार्टियों के साथ व्यवहार करो। ये प्रधानमंत्री को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो, गृह मंत्री को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो। गाड़ियां चेक करना है कीजिए, चॉपर को चेक करना है कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर एक सवाल, मैम सवाल है, जो आप लोगों ने कैंपेन सॉन्ग आज जारी किया है उसके अधिकांश हिस्से में राहुल गांधी की तस्वीर और उनका वीडियो है।
तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर 5 बार है, उसमें भी 2 बार या 3 बार राहुल गांधी है उस फ्रेम में। तो क्या राहुल गांधी के चेहरे पर ही कांग्रेस इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है? आपके अनुसार किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए? आपके कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। राहुल गांधी ने इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नापे। जो लोगों की बातें उन्होंने वहां सुनी, जो लोगों की बातें मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा में जहां पर सर भी शामिल थे सुनी, उसके आधार पर हमने अपना न्याय पत्र बनाया। उनके लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को, उनकी आशाओं को सुना, उनके सुझावों को सुना, तो उनको हमने दिखाया। उसमें आपको राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान की जो आम जनता है, जो हिंदुस्तान के श्रमिक हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, जो विकलांग हैं, जो इसलिए चल रहे थे इस यात्रा में क्योंकि उनको इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत है, वो नहीं दिखाई दिए। हमारे अध्यक्ष हैं, बिल्कुल हम उनको दिखाएंगे, हम अपने अलग शीर्ष नेतृत्व को दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? अब हम ऐसे सब लोगों को दिखाएंगे जिनको दिखाना चाहिए। इस सवाल का मतलब क्या है मैं नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन उन तस्वीरों में जहां पर आपको राहुल जी नजर आ रहे हैं, वहां पर उनके साथ लोग नजर आ रहे हैं। राहुल जी की कोई भी तस्वीर कहीं पर वो अकेले नहीं खिंचाते हैं जैसे मोदी जी हैं। 53 फोटो अपनी ही लगा दी मैनिफेस्टो जुमला पत्र में, तो वहां पर आपको लोग नहीं नजर आए, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपने देख लिया होगा कि जो फिल्म है, सारा का सारा फुटेज भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लिया गया। अगर आप वो देख लेते ना तो ये सवाल नहीं करते। नहीं, आपका सवाल वास्तविक है, मैं आपके सवाल से ये नहीं कर रहा हूँ, आपने सवाल ठीक किया और हमें भी मौका दिया। सिर्फ आपने एक ही सवाल पूछा, दूसरा सवाल नहीं है। पर आपने नहीं, अच्छा मुझे मौका मिला। ये फिल्म जो बनाया गया है, सारा फुटेज भारत जोड़ो यात्रा का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। आपने देखा होगा कांग्रेस अध्यक्ष जी का भी, वो ज्यादातर वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का फुटेज है, कांग्रेस अध्यक्ष का भी। तो ये क्योंकि वो एक मौका था, पहले भारत जोड़ो यात्रा, बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जैसा कि सुप्रिया ने अभी कहा है, कहीं आपको एक ही फोटो राहुल जी का या कांग्रेस अध्यक्ष जी का नहीं दिखाई दिया। सभी लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ था, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से ही ये फिल्म बनाया गया। सर, बीजेपी के घोषणा पत्र में 2019 में एनआरसी का जिक्र था, लेकिन 2024 के घोषणा पत्र में एनआरसी को हटा दिया गया है। क्या वजह मानते हैं इसकी? क्या बीजेपी को डर लग रहा है एनआरसी को लेकर के अब चुनाव में जाने से पहले? इस देश को विभाजित करना इतना आसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। इस देश को बरगलाने के लिए कई कानून लाए गए। इस देश में चुनाव के जस्ट पहले 3.5 साल से जो नियम कानून लागू नहीं हुए थे, उनका भी नोटिफिकेशन कर दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि जब जब आप इस देश को विभाजित करने की कुत्सित कोशिश भी करिएगा, यह देश उठ खड़ा होगा हर ओर से। और मैं ये एक बात डंके की चोट से आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। आप बीजेपी के कोई भी डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाकर देखिएगा, वहां पर या तो आपको एक्टर या सबसे बड़े एक्टर मोदी जी या बड़े बड़े स्टार नजर आएंगे, आपको आम लोग वहां कहीं नहीं नजर आएंगे। आप कांग्रेस का कोई भी चीज उठाकर देखिएगा, चाहे हमारे नेताओं की भी बात, उनकी भी टाइमलाइन, कांग्रेस की टाइमलाइन, हम सब की टाइमलाइन, वहां पर आपको आम जनता की आवाज सुनाई देगी। और वो आम जनता क्या कह रही है? हो गया प्रभु, अब बख्श दो। ये असलियत है। So I'm covering the election from a newspaper in Denmark. So my question is maybe zooming out a little bit and not so much on the very specific policies. Two things. First, if you were to mention one thing that you think the Congress is really going to use to win this election, what would that be? And the other thing, if it becomes another big victory for BJP, what will that mean for India? Will that mean that their sort of Hindu nationalism, Hindutva politics will become sort of the only thing that can win a national election in today's India? And what will that mean? Well, it's not, I wouldn't say there's one thing. There are many things because India is a diverse country. What works in the south may not necessarily work in the north, in the northeast. So our strategy has always been
we have a national campaign, but we also have to be sensitive to what the regional and local issues are. But most fundamentally, this election is about saving democracy. It's about saving our constitution. It's saving constitutional provisions relating to secularism, relating to social justice, relating to special provisions for regions like the Northeast. I mean, that's the fundamental issue in this election. It is the preservation of democracy that India has known it to, as we have known India to be, the preservation of our constitution and the values and its provisions. And of course, it's about addressing the concerns of farmers, workers, youth, women, disadvantaged sections of society. So, I mean, every election is important, but this election is more important than most because it's coming at a very crucial time in our history. And whether we will remain a liberal democracy, whether we will remain a republican democracy, whether we will remain a democracy wedded to the rule of law, where there is freedom after speech, not just freedom of speech. You can have freedom of speech, but what happens to after speech, freedom after speech, is also very important. So I think these are the issues that we are fighting, and we are hopeful that the people of India, in a very silent way, are going to give a resounding verdict on the 4th of June in favor of the Congress party and its allies who constitute the India group. सर, आप कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है और 4 जून को आपके पक्ष में बहुमत आएगा या आप लोग जीतेंगे। पहली बार कांग्रेस पार्टी 400 से कम सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। आप लोग 325 से 335 सीटों के आसपास चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे आप लोग सीटों को बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे कम सीटें आई हैं पिछले 2 चुनाव में। और दूसरा सवाल यह कि जब पिछली बार आप लोग सबसे कम सीट पे लड़े थे 2004 में, तब आप लोग सत्ता में आए थे। तो ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए। दूसरे सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है, आपके सवाल के अंदर है। 2004 में हम सत्ता में आए, परिस्थितियां ऐसी ही थी 2003 और 2004 में जो 2023 और 24 में है। और मैं बार बार कह रहा हूँ 20 साल बाद आप वही देखेंगे जो आपने 2004 में देखा, बहुमत कांग्रेस को मिला। पर 2004 में आपको याद होगा इंडिया ग्रुप नहीं था, एक गठबंधन था, पर ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर हमने जनबंधन नहीं बनाया था जैसा कि हमने 2024 के चुनाव के लिए बनाया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के साथ, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, ये 3 राज्यों में जो जितने हम सीट लड़ा करते थे एक ज़माने में, हम इस बार नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए सीटें 400 से कम हैं इन 3 राज्यों की वजह से, जहाँ खास तौर से तमिलनाडु में तो हमारा गठबंधन हमेशा रहा है, पर इस बार महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हमने जानबूझकर कम सीटें लड़ी हैं क्योंकि हम चाहते थे कि एक मजबूत जनबंधन बने और जनबंधन और भी प्रभावशाली हो इन राज्यों में। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पर उत्तर पूर्व में तो हम खुद लड़ रहे हैं, पर आपका सवाल सारे देश को ध्यान में रखते हुए किया गया है, इसीलिए मैं राष्ट्रीय स्तर पर कह रहा हूँ जो बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के जनबंधन के घटक दलों को, वो स्पष्ट बहुमत होगा। ऐसा नहीं है कि हमें और कोई नए पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के जो पलटी मास्टर हैं उनको वापस पलटी ज़रूरत उनकी नहीं पड़ेगी। जो पार्टियां आज इंडिया जनबंधन के हिस्से हैं वो इंडिया उसी जनबंधन को बहुमत मिलेगा। और एक बात मैं और कह दूं कि जब इस जनबंधन को
जनादेश मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में सारे रीजनल पार्टी जो बीजेपी ने खड़े करके रखे हैं वो वापस कांग्रेस को समर्थन देंगे। आज वो बीजेपी के साथ हैं। 5 जून को मुझसे लिख कर ले लीजिएगा, यही पार्टियां कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगी, यही नेता, यही मुख्यमंत्री, हो सकता है असम मुख्यमंत्री भी वापसी रोड पर वापस आ जाए। जी चलिए। Sir, Rahul Gandhi today said that in Kerala there is not adequate number of medical facilities there, and he had also written a letter to Kerala Chief Minister, but he doesn't get any response. So your take on that? And second question is that 21 retired judges had written a letter to CJI, and they are saying that judiciary is under pressure by a certain factions. So is it a target upon the opposition leaders? Let me take your second question. I have already tweeted on the second question, so let me repeat what I have said. 21 judges have written this letter. Please see the name under 4, the 4th name in that list, and it will give away the whole objective background authorship of this letter. This letter is a part of an orchestrated campaign of the Prime Minister to threaten, to browbeat and intimidate a judiciary that has flexed its muscles in recent months. A judiciary that has called out India's biggest corruption scandal, the electoral bond scam. It declared it unconstitutional. A Supreme Court which said that there is a breakdown of constitutional machinery in Manipur. That is the target. A Supreme Court in which a very distinguished lady judge was highly critical recently of demonetization. That is the target. So this letter of the 21 judges, Modi-friendly judges, former judges, has to be seen along with that letter of some 600 Modi-friendly lawyers. And this is all an attempt to intimidate, frighten, browbeat an independent judiciary. The greatest threat to judicial independence comes not from the Congress party, but from the BJP. It comes from Mr. Modi. It comes from Mr. Shah. And you see the comments that was made by the distinguished jurist who is the 4th signatory in that letter, in this letter, and the comments he made about the Prime Minister when he was a serving judge. Serving judge. You will know where this letter has come from. ये जो 21 अवकाश प्राप्त जजों ने खत लिखा है, ये एक और मिसाल है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उन पर दबाव ला रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मणिपुर में सारी प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं है, संविधान बचा नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड न केवल गैर कानूनी है पर गैर संवैधानिक भी है। तब सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि नोटबंदी क्यों किया गया, नोटबंदी को लेकर उन्होंने काफी कुछ आलोचना जताई। तो ये निष्पक्ष न्यायपालिका को डराने के लिए, धमकी देने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। पहले कुछ वकीलों ने लिखा, ये सारे के सारे वकील बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो नाम से ही पता चल जाता है। और ये जो 21
रिटायर्ड जजेस हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा, इस लिस्ट में चौथे नाम को देखिए और आपको पूरा राज खुल जाएगा, पर्दे के पीछे क्या है। तो ये बिल्कुल एक रणनीति है, ये मोदी सरकार की रणनीति है, ये मोदी सरकार ने करवाया है और ये धमकी देने के लिए, डराने के लिए। सबसे गहरा खतरा सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस पार्टी से नहीं पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से है। और इस खतरे से ध्यान हटाने के लिए ऐसे वकीलों से, रिटायर्ड जजेस से खत लिखवाए जा रहे हैं। केरला, व्हाट अबाउट केरला? Yeah, he has written and there is no response. What else can be said? The Chief Minister should be more responsive to the letters that members of Parliament from Kerala write to him. Thank you.